नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई। त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, मुठभेड़ लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई। त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना लगातार घेराबंदी किए हुए है, ऑपरेशन जारी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 45 नए मरीजों की पुष्टि। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बुलेटिन। बिलासपुर में 11, जशपुर में 9, बेमेतरा में 5, रायगढ़ में 5, कोरबा में 4, रायपुर में 3, धमतरी में 3, मुंगेली में 2, बालोद में 1, गरियाबंद में 1, जगदलपुर में 1, 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस यहां पर 549 हैं, जिनमें एक्टिव मामलों की संख्या 427 है। 121 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में कोरोना से सिर्फ एक मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से जो मामले हैं, एक्टिव केस हैं, वो सुधर भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है कि महज 17 दिनों के भीतर जो कुल संख्या 67 थी वो बढ़ के 550 के करीब 549 हो चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि आने वाले समय में जब श्रमिकों की वापसी होगी, आवाजाही बढ़ेगी या बाजार जब ज्यादा खोलेंगे तब और अधिक संक्रमण फैलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जितने भी संक्रमित मरीज आ रहे हैं वो या तो क्वारंटाइन सेंटर वाले हैं या प्रवासी हैं जो अन्य राज्यों से होकर यहाँ पे आए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड में अभी भी छत्तीसगढ़ में उस हद तक स्थिति नहीं बिगड़ी है जो अन्य राज्यों में बिगड़ी है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जरूर हालात चिंताजनक है, लेकिन काबू में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वस्थ होने वाले का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कल भी 7 मरीजों ने कोरोना को मात देके वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उनके भी डिस्चार्ज होने की जो कुल संख्या है वो 121 तक पहुंच चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में हालात जरूर तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चिंता ये भी है रीनू कि कल से जिस तरह से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, बाजारों में भीड़ अब अधिक बढ़ने लगी है, ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्हीं चुनौती के तहत जो जिम्मेदार है वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी, क्योंकि ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है, श्रमिकों का आना जाना लगा हुआ है। तो त्रिपुरा से रायपुर के लिए बसें रवाना। जी हां, त्रिपुरा में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहल कर भेजी विशेष बसें। मजदूरों ने सीएम का जताया आभार। साधन नहीं मिलने से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बसें भेजकर सभी श्रमिकों को वापस छत्तीसगढ़ लाने का प्रयास किया और इसके लिए बसें रवाना हो चुकी हैं। तो त्रिपुरा में फंसे जितने भी श्रमिक थे उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। काफी खुशी जताई, क्योंकि साधन न मिलने के कारण सभी लोग त्रिपुरा में फंसे हुए थे और सभी लोग अपने घर आना चाह रहे थे। तो वहीं मजदूरों ने सीएम का आभार भी जताया है। भूपेश बघेल जी ने हम ले जाने के लिए बस भेजे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। उनके आभारी प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो, धन्यवाद, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहोगे आप? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को हमारे अच्छा धन्यवाद। चलो, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। भूपेश बघेल जी ने हम ले जाने के लिए बस भेजे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे हैं। उनके आभारी प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो, धन्यवाद, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहोगे आप? हमारे तो प्रदेश में शुरू होगी सिटी बस सेवा। सरकार ने सिटी बस सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है। सिटी बसों का रूट और एसओपी किया जाएगा जारी। जिलों के अंदर और बाहर चलेगी सिटी बसें, जहां इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करने वाले यात्रियों को ई पास होगा। ई पास अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। सभी यात्रियों और बस चालक परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 357 सिटी बसें सड़कों पर चलेंगी। परिवहन आयुक्त ने इसके लिए आदेश जारी किया है।
तो प्रदेश में सिटी बस सेवा शुरू होगी। सरकार ने सिटी बस सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है। सिटी बसों का रूट और एसओपी जारी किया गया है। जिले के अंदर बाहर सिटी बसें चलेंगी और इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। सभी यात्रियों, बस चालक, परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सहयोगी ममता जुड़ गई है। ममता, अब सिटी बसों की सेवा भी मिलने लगेगी जनता को, यानी कि बहुत राहत तो होगी, लेकिन क्या क्या गाइडलाइंस के साथ ये निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज से 357 जो सिटी बसें हैं वो भी शुरू हो जाएंगी और सभी को कहा गया है, चाहे वो चालक हो, परिचालक हो, चाहे यात्री, वो मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, उचित जो दूरी सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करना पड़ेगा और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रॉपर जो सिटी बसें हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों ऑटो को भी परमिशन मिल गई थी और दूसरी बात यह है कि ऑटो तो फिर भी शहर के भीतर जो लोग आ रहे थे उनके लिए सहूलियत हो गई थी, लेकिन जो शहर के से लगे आसपास के गांव से भी आ रहे थे और उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब सिटी बसों को परमिशन मिलने के बाद में एक बड़ी राहत के रूप में इसे देख सकते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उसका पालन करना अनिवार्य ये इस आदेश में दिया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ई पास रखना बहुत ज़रूरी होगा जिले के अंदर या जिले के बाहर अगर जो सिटी बसेस चलेंगी उसके लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ममता। तो सिटी बसों की शुरुआत होगी। वहीं रायपुर से एक और अहम खबर है जहां सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2019-20 को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सिर्फ लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के ही एग्जाम होंगे, अन्य सभी क्लास की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा नहीं ली जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण ये फैसला लिया गया है। कुलपतियों की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा संचालनालय ने तैयार किया है प्रस्ताव पर राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। सहयोगी ममता जुड़ गई हैं। ममता, अब जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है, जानकारी दी है कि 2019-20 को लेकर गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। सिर्फ लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के ही एग्जाम होंगे, बाकी सबको प्रमोशन दे दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और ये छात्रों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। एनयूसीआई लगातार इसको लेकर एक आंदोलन भी अभियान भी चलाए हुई थी और लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपा था, उच्च शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा था, क्योंकि ये इस बात को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी कि एग्ज़ाम हो तो कैसे हो। फिर बाद में इस बात को ये सोचा जा रहा था कि जो बचे हुए एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन किए जाए, लेकिन कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर इतना आसान नहीं था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इस तरह से हो पाए। दूसरी बात यह है कि जो मेन सेंटर रहते हैं उससे जुड़े हुए गाँव से दूर दूर से लोग छात्र जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो वो आए कैसे? तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बात को लेकर मांग की जा रही थी कि केवल जो अंतिम सेमेस्टर या अंतिम जो एग्ज़ाम है क्लासेस के वो लिया जाए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लिए जाए, लेकिन बाकी को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। और आखिरकार अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है और इसको अगर हम देखें तो जो तमाम जो प्रदेश भर के जो छात्र हैं उनको काफ़ी राहत होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ममता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं, लेकिन इसके जिस तरीके से परीक्षाओं का ऐलान किया है सीएम भूपेश बघेल ने, तो जो छात्र अभी अपने घर से भी दूर हैं, अपने जिलों से दूर हैं, उनके लिए भी एक बहुत राहत वाली बात है। रायपुर से खबर, सीएस ने कलेक्टरों और एसपी की बैठक ली है, जहां सभी जगह कोविड अस्पताल 10 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन हो। तो रायपुर से खबर, जहां सीएस ने कलेक्टरों और एसपी की बैठक ली, जहां सभी जगह कोविड अस्पताल 10 जून तक पूरा करने के निर्देश सीएस ने दिए हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए और रेलवे स्टेशनों पर खासतौर पर यात्रियों और श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन होना चाहिए। स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य के 28 जिलों में से कुछ जिलों में मरीजों की संख्या ज्यादा है। कवर्धा, राजनांदगांव, जांजगीर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। 1 से 1.5 लाख लोगों के वापस आने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों में कोरोना पॉजिटिव
मिल रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था के संबंध में तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ जिले हैं जहां 28 जिलों में से संख्या लोगों की बहुत ज्यादा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो ये जिले स्ट्रेस्ड हैं। ये कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये स्ट्रेस्ड जिले हैं जहां काफी संख्या में लोगों का आना हुआ है। उसमें जो बातें आई हैं कि लोग आके अब जाना भी चालू कर रहे हैं, तो करीब 3 से 3.5 लाख लोग आ चुके। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसके तहत 4 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। आईपीएस नेहा चंपावत बनी विशेष गृह सचिव। रायपुर एसएसपी आरिफ शेख को मिला ईओडब्ल्यू एसीबी का अतिरिक्त प्रभार। ईओडब्ल्यू प्रमुख जीपी सिंह हटाए गए। जीपी सिंह को वापस पीएचक्यू भेज दिया गया है। आईजी पीएचक्यू प्रदीप गुप्ता को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रदीप गुप्ता को लोक अभियोजन विभाग और एफएसएल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एसपीओ की भूमिका का निर्वहन कर रहे भूतपूर्व सैनिकों का एसपी प्रशांत अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से समस्त एसपीओ को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। कोरबा में क्वारंटीन किए गए एक शख्स की मौत से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तबियत बिगड़ने पर उसे क्वारंटीन सेंटर से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन हालत बिगड़ने पर बिलासपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल जिस वार्ड में उसे रखा गया था उसे सैनिटाइज किया गया। हालांकि गनीमत रही कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। स्ट्रीट फूड को चाहने वालों के लिए करीब 2 महीने के बाद खुशखबरी लौटी है। सोमवार से अनलॉक 1 के तहत ठेले और गुमटी खोलने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद ठेला लगाने वालों के लिए भी ये बड़ी राहत है। हालांकि इसके लिए दुकानदार और खरीदार दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। धरमलाल कौशिक ने कहा कि देश में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। एक तरफ राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक, सीएए जैसे फैसले शामिल हैं, तो वहीं आम जनता के हित के लिए भी मोदी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। समुद्र से जो निगम मिशन के तहत उनको देश में लाने का काम किया। 72,500 ऐसे नागरिक थे जो फंसे हुए थे विदेश में। 3840 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और इसमें 52 लाख से अधिक जो प्रवासी मजदूर है उनके गृह राज्य तक भेजने की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई। रायपुर के सप्रे शाला मैदान को छोटा करने पर सियासत जारी है, लेकिन महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि सप्रे शाला को शानदार पर्यटन स्थल और खेल ग्राउंड के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध के पीछे वो लोग हैं जो पिछले 15 से 20 सालों में वहां कोई काम नहीं करा सके। एजाज ढेबर ने फुटबॉल ग्राउंड के छोटा होने की बात को गलत बताया। महापौर ढेबर ने विरोध को प्रायोजित बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा तालाब शहर की लाइफ लाइन है। 25 वर्षों से बूढ़ा तालाब के कायाकल्प पर कोई काम नहीं हुआ, अब जाकर 2 करोड़ की लागत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। या जिन लोगों को पहले 15-20 साल पहले वहां काम कर लेना था वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि अब उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। वो छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, तो लोगों को पेट में तकलीफ हो रही है। इसलिए ये प्रायोजित विरोध है, क्योंकि अगर वहां पर सही में अगर विरोध होता तो वहां खिलाड़ियों को करना चाहिए था, जो खिलाड़ी वहां पर निरंतर खेलते हैं। जब उनको पूरी जो आज ड्राइंग डिजाइन जो आज ब्लूप्रिंट दिखाया गया तो वो भी सब संतुष्ट हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का कोई विरोध नहीं है,
परंतु सौंदर्यीकरण के नाम पर मैदान को छोटा किया जाए, ये गलत है। और मैंने जहां तक उनकी पूरी स्कीम देखी है, मेरे हिसाब से तो अगर तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तो तालाब इन मैदानों से 100 फीट दूर है, 200 फीट दूर है, तो तालाब का सौंदर्यीकरण करने, मैदानों को छोटा करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके पीछे उनकी सोच क्या है? और वो भी जो कर रहे हैं छोटा तो 300 मीटर तक कर रहे हैं, जबकि यहां से लेकर वो 600 मीटर है। गरियाबंद में लगी भीषण आग, शहर की सब्जी मंडी में आग लगी है। 3 से 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। तो वहीं रात 2 बजे की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर गरियाबंद में भीषण आग लग गई। शहर की सब्जी मंडी में भीषण आग लगी, 3 से 4 दुकानें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। रात 2 बजे की यह पूरी घटना सामने आई है। कृष्ण कुमार सैनी जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, कैसे ये आग लगी, जानकारी मिल पाई है? लगभग कितना नुकसान हुआ है? जी रेनू, बताना चाहूंगा कि रात लगभग 2 बजे की ये घटना है। अचानक नगर पालिका को जानकारी मिली कि सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचाया गया और आग पर काबू पाया गया। इसमें 3 से 4 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि सब्जी की जो दुकानें रहती हैं उनमें ज्यादा सामान नहीं रहता, तो 30 से 40 हजार रुपए के नुकसान की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और क्योंकि ये जो इलाका है ये शहर के बीचों बीच होने के कारण एक बड़ी हादसा वहां पर हो सकता था यदि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंचती और इस पर आग पर काबू समय रहते नहीं पाया गया होता। तो जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार जानकारी के लिए। तो ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं कि आग कैसे लगी है, लेकिन वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। चूंकि सब्जी की दुकानों में ज्यादा सामान नहीं होता, इसके चलते 30 से 40 हजार का नुकसान ही बताया जा रहा है, लेकिन सब्जी व्यापारियों के लिए नुकसान काफी बड़ा समझ सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले में लॉकडाउन के दौरान भी लगातार अवैध रेत उत्खनन और अवैध परिवहन की शिकायतों पर खनिज विभाग ने टीम गठित कर अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश दी। इस दौरान टीम ने खनिज सामग्रियों का परिवहन करते 43 वाहनों को जब्त किया और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की, जिसके बाद खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। संपूर्ण जिले में सभी क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की जा रही है और विगत आपके 4 दिन में 3 से 4 दिन में लगभग 43 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें खनिज डोलोमाइट, चूना पत्थर, रेत, ईंट मिट्टी के अवैध परिवहन का मामला है। जो वाहन जब्त किए गए हैं उनमें अधिकांश वाहनों में रॉयल्टी नहीं था और कुछ वाहन में रॉयल्टी में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन किया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की ओर से मादक पदार्थों पर प्रतिबंध के बावजूद महासमुंद में भारी मात्रा में मादक पदार्थों का परिवहन करते पुलिस ने एक पिकअप वाहन को जब्त किया। वाहन में करीब 33 से 34 लाख रुपए तक का गुड़ाखू लोड था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना में डीओ ड्यूटी में तैनात था कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि राजा पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी जो है गुड़ाखू भरे हुआ है, मतलब वही खड़ी है। और इस सूचना पर मैं और हमारा स्टाफ प्रधान आरक्षक ये 230 सतीश पांडे एवं अन्य स्टाफ के साथ वहाँ गए और वहाँ पर देखे तो गाड़ी खड़ी थी। देखे तो उसमें गुड़ाखू की मतलब कि डिब्बा पैकिंग भरा हुआ था और वहाँ ड्राइवर फरार था। वहाँ से जो वहाँ से कार्रवाई के तहत मतलब कि उसको गाड़ी को थाना लाया गया और विधिवत मतलब कि वो कार्रवाई उसमें की। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के बिलतरा से वसूली कर लौट रहे सेल्समैन को नकाबपोशों ने घेर लिया और उनके सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। हमला करने के बाद सेल्समैन की जेब से करीब 20,000 रुपए लूट लिए। अशोकनगर सरकंडा के निवासी संजय कुमार गुप्ता एक निजी कंपनी का सेल्समैन है। रैनपुर के पास 4 बाइक में सवार 8 नकाबपोशों ने इस घटना को अंजाम दिया। रकम के अलावा लुटेरों ने मोबाइल, ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई जरूरी कागज भी लूट लिए। फिर मैं बैग छिनाया उनसे, फिर मेरे जेब में हाथ डाले, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात, ATM ये वो जो भी है 17,000 और प्लस 1,000 18,000 का कलेक्शन अभी जो लिया था मैं बेलतरा से वो, और मेरे जेब में जो 1,500 का है कि नहीं अभी देखना पड़ेगा। अभी मुलाहिजा कराया गया है उनका और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया यह कह पाना मुश्किल है कि सच में ये लूट की वारदात है या मारपीट का है, लेकिन हम लूट का अपराध कायम कर रहे हैं
और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सरगुजा में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर के गंगापुर इलाके के क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे और मरीजों का हाल जाना और उनके खाने पीने और रहने के बारे में जानकारी दी। कि आज क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था देख लें ताकि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। हमने आया और यहाँ पर देखा पूरा प्रशासनिक टीम के साथ और लोगों से बात भी किया। व्यवस्था से लोग संतुष्ट हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों में नहीं है। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने जांजगीर के नवनिर्मित कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ऑक्सीजन और गैस पाइपलाइन, इंटरकॉम आदि का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया और डॉक्टर्स को उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं 3 जून को कोविड अस्पताल में डेमो कर स्वास्थ्य विभाग को पूर्व अभ्यास करने के लिए भी निर्देश दिए गए ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों का उचित इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल में काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है जिससे हम यहाँ भी मरीजों का इलाज कर सकें। तो उस दिशा में कुछ निर्देश मैंने विजिट किया है, तो कुछ चीज़ें जो है त्वरित गति से करने के लिए निर्देश दिया है ताकि अगले 10 दिनों में से 15 दिनों के बीच में हम यहाँ पर कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार हो सकें। तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 वार्ड में अब तक 65 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। 100 बेड की क्षमता वाले कोविड वार्डों में मरीजों की संख्या बढ़ने से अब आने वाले मरीजों को रखने की समस्या खड़ी हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने ये बड़ी चुनौती है कि जो कोरोना मरीज अब आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर के अस्पतालों के कुछ वार्डों को कोविड-19 वार्ड बनाने की बात कह रहा है। हमारे पास में 2 नए मरीज आए हैं, 2 महिलाएं थीं। एक महिला गर्भवती थी जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, दूसरी महिला भी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।